ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 2023 के पद्म पुरस्कारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक आनंद मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आनंद मिश्रा। आनंद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाल ही में सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें अगर देखा जाए कुल मिला के 106 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। पद्म पुरस्कारों के बारे में, इनकी विशेषता और इनकी महत्ता के बारे में थोड़ा सा बताएं। अमित जी, पद्म अवार्ड 1954 में संस्कृत की गई। वो 3 तरह के इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। पद्म विभूषण जो कि सर्वोच्च है, पद्म भूषण उसके बाद, और पद्मश्री। जैसा कि इस साल भी हम देख रहे हैं, पद्मश्री पुरस्कारों की संख्या 91 है। 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये अवार्ड जो है विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि यांत्रिकी के क्षेत्र हो, व्यापार, उद्योग, विज्ञान, मेडिसिन, साहित्य, शिक्षा, खेल और लोक सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है। तो कोशिश ये होती है कि इस पुरस्कार में वैसे लोगों के काम को रिकॉग्नाइज किया जाए जो एक्सीलेंस सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनके एक्सीलेंस से समाज को फायदा हो रहा है। एक बड़े तबके को जीवन में बदलाव वो लाने में कामयाब रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं प्रोग्रेस की ओर। आनंद जी, जिस तरह से आपने भी बताया, क्या पद्म पुरस्कारों की कोई संख्या निश्चित होती है या सरकार इस बारे में अंतिम फैसला लेती है और इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है? कितने भी पुरस्कार, जितने भी योग्य उम्मीदवार होते हैं उसके हिसाब से ये पुरस्कार दिए जाते हैं? ऐसा कोई सीलिंग तो नहीं है, क्योंकि हर बार हम अलग अलग पुरस्कारों की संख्या देखते हैं, लेकिन तकरीबन ये 100-150 इसके आसपास ये सारे पुरस्कार अब तक रहे हैं। सीलिंग पे शायद हम लोग किसी का कभी ध्यान गया नहीं, कोई अपर सीलिंग अगर हो जो कि कभी अचीव ही नहीं किया गया हो। सीलिंग मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि हर वर्ष पुरस्कारों की संख्या भिन्न होती है। जी, जैसा कि आपने बताया, पद्म विभूषण सबसे इसमें उच्च कोटि का है, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। क्या इसके लिए भी किसी तरीके का कोई क्राइटेरिया या किसी तरीके की कोई कार्यप्रणाली बनाई जाती है जिसके अनुसार इसमें योग्य लोगों को इसमें छांटा जाता है, फिर उसके बाद उनके पुरस्कार के बारे में है? इसकी क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा अगर संक्षेप में बताएं। जो लोग भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, उनका नॉमिनेशन प्रोसेस होता है। एक तो खुद भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं जी, और दूसरे लोग भी नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्थापित समिति है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और भी कई उच्च अधिकारी हैं जो उन नामों को छटनी करते हैं, के हिसाब से वो निर्णय करते हैं। उसमें तीनों पुरस्कारों के बीच में बहुत हल्का सा एक अंतर है। मूलतः ये अंतर, पहले इन पुरस्कारों को फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी कहा जाता था। तो मूलतः ये जो अंतर है वो यही है कि ज्यादा एक्सीलेंट काम कौन सा हो रहा है, ज्यादा डिफरेंट काम कौन सा हो रहा है, उस हिसाब से होता है। जो पद्मश्री अवार्ड है, जो कि सबसे ज्यादा संख्या में दिया जाता है, उनके अवार्डीज को बाकी पद्म भूषण और पद्म विभूषण बाद में दिया जा सकता है। इसके लिए 5 साल का एक गैप होता है। जैसे कई अवार्डीज ऐसे भी हैं जिनको 2 पुरस्कार, एक बार पद्मश्री, दूसरी बार पद्म भूषण और तीसरी बार पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो मूलतः हम इनको डिग्री के आधार पर ही कह सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि पद्मश्री जब मिलेगा उसके बाद ही आप पद्म भूषण के योग्य हो सकते हैं। एक शंका और एक जिज्ञासा अगर और मैं पूछना चाहूँ, क्या इसमें राज्यवार भी कोई संख्या निर्धारित रहती है कि इन राज्यों को इतनी पद्म पुरस्कारों में इनकी भागीदारी होगी, या इस तरह से कहीं तक, क्योंकि ये तो योग्यता का पैमाना है और अगर कोई भी कहीं पे भी कितना भी योग्य हो उसको सीधे उठा के उस पुरस्कार की श्रेणी में वो योग्य बनाया जा सकता है? बिल्कुल अमित जी, ऐसा कोई कोटा सिस्टम इसमें नहीं है कि इस राज्य का इतना ही होना चाहिए या बड़ा राज्य है तो यहाँ ज्यादा लोगों को ही मिलना है, ऐसा नहीं है। जैसे इस बार काफी अवार्ड जो है कर्नाटका के लोगों को दिया गया है, तेलंगाना के भी लोगों को पुरस्कार ज्यादा दिया गया है, बट ऐसा कोई स्टेट स्पेसिफिक कोटा नहीं है और ये डिपेंड करता है, हर साल अलग अलग स्टेट से अलग अलग ज्यादा होते हैं लोग। जो मझोले राज्य हैं कई बार वहां से भी पद्मा अवार्डीज के इसमें लोग ज्यादा लोगों का नाम आ सकते हैं। जी, जैसे मैंने भी जो इसकी सूची है उसमें मैंने देखा कि सुदूर क्षेत्रों के, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो और भारत से बाहर के लोगों को भी इन पुरस्कार की श्रेणियों में नामांकित किया ही नहीं गया बल्कि उनको पुरस्कृत भी किया गया। तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र के अगर योग्य लोग हों तो उनको इस श्रेणी में पुरस्कृत किया जा सकता है
और सरकार इन नामों के चुनाव करने में क्या कुछ थोड़ा सा ये भी बता पाएंगे आप कि किन किन योग्यताओं को बहुत महत्व देती है? देखिए, मूल जो चीज है कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये जो काम कर रहे हैं लोग, इनसे पब्लिक गुड क्या होता है। अभी पब्लिक गुड को कोई मेजरमेंट का कोई स्पष्ट पैमाना नहीं है, लेकिन यह है कि इन लोगों ने जो काम किए हैं उससे आसपास के लोगों के बीच की जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाया है। जैसे इस बार की जो अवार्ड की आप लिस्ट देखें तो जैसे रवीना टंडन जी का अवार्ड है, तो फिल्म इंडस्ट्री में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो अवार्ड है उसमें स्पष्टता जो है, पब्लिक पे इम्पैक्ट जो है वो दिखता है। जैसे रिटायर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर रतन चंद्र का, ये जरावा ट्राइब है, निकोबार आइलैंड में उनके साथ काम करते थे। उनकी जीवन शैली में जो सुधार उन्होंने लाया है, उनकी सर्विस की है, उसके लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। या गुजरात की सिद्धि ट्राइबल सामाजिक कार्यकर्ता हीराबाई लोबी हैं, या मुनीश्वर चंद्र दावर हैं जो गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनको यह अवार्ड दिया गया है। एक नागा ट्राइब से सोशल वर्कर हैं रामकुई वांगबे न्योमे, उन्होंने जो हिराका एक स्थानीय संस्कृति है उसको संरक्षित करने का काम किया है, कई तरह के अवेयरनेस कैंप प्रोग्राम लगा कर। तो इस तरह के कई सारे काम, जैसे एक सिक्किम की ऑर्गेनिक खेती करने वाले तुलाराम उप्रेती, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो एक तरीके से पुरस्कार जो है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इससे ये चीज तो साबित होती है कि जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो मैच्योर हुआ है धीरे धीरे। सिर्फ बड़े शहरों के लोग या बड़े नाम जिनके हैं वो पुरस्कार की संख्या में नहीं आ रहे हैं, और पुरस्कारों का जो स्वरूप है वो एलिटिस्ट नहीं रहा है। वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जो कि एक छोटी छोटी जनसंख्या के जीवन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन कर पाने में सक्षम रहे हैं या कर रहे हैं, उनका काम भी रिकॉग्नाइज हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पुरस्कार उन लोगों की योग्यताओं पर, उनकी क्षमताओं को ध्यान में देखकर दिया गया है, चाहे वो कितने ही सुदूर में हो या वो पूरे भरे शहरों में हैं। अगर ये देखा जाए तो देखिए, अब की बार पद्मश्री की जो पुरस्कारों की जो सूची है उसमें तकरीबन 30 लोगों को कला के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है। तो आमतौर पे क्या ऐसा होता है कि क्योंकि कला के क्षेत्र में विभिन्न शैलियां हैं, इसलिए वहां से ज्यादा लोगों का चयन हो पाता है। और हालांकि इसमें जो विज्ञान और तकनीक है, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो या कुछ और स्पिरिचुअलिज्म है, इस तरह से हर तरीके का साहित्य है, शिक्षा है, इन सब क्षेत्रों में पद्मश्री के पुरस्कार दिए गए हैं। जिस तरह से आपने बताया कि किसी भी क्षेत्र का हो, अगर उसने सामाजिक क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किया है जो आम जनता या आम जनजीवन में कुछ बदलाव लाया है या उसमें परिवर्तन लाया है, ऐसे लोगों के कामों का खास तौर पर ध्यान जाता है। किस तरह से आंकते हैं आपको कि सरकार पूरी तरह सफल हो पाती है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह सरकार अपनी पूरी कोशिश करती है कि ऐसे क्षेत्र में उल्लेखनीय जिन्होंने कार्य किए हों उनको अवश्य पुरस्कृत किया जाए, जिससे समाज में उनकी पहचान भी हो और उनके कार्यों को महत्व भी मिले। कला के क्षेत्र में जो पुरस्कार हैं वो कुछ ज्यादा लोगों को मिलते हैं, और एक कारण कि उनका नॉमिनेशन भी ज्यादा होता है और उनको नॉमिनेट करना आसान भी होता है, वो उनका विजिबल वर्क होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सिर्फ ये आर्ट एंड कल्चर का अवार्ड सेट का नहीं रहा है। आप अगर अवार्ड की कैटेगरी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया गया है जो लाइमलाइट से बिल्कुल दूर है, जो सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जी। तो इस तरीके से ये पुरस्कार धीरे धीरे ऑल इंक्लूसिव की तरफ बढ़ रहा है। मोटे तौर पे ये तो समझ में आ गया आनंद जी कि सरकार की कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके का क्षेत्र हो, किसी भी तरीके की जीवन शैली हो, सरकार की कोशिश रहती है किसी भी क्षेत्र में अगर किसी ने उल्लेखनीय कार्य किया है तो उनके कार्यों को सम्मानित किया जाए और उनकी पहचान को सम्मानित किया जाए। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 2023 के पद्म पुरस्कारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक आनंद मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।